मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 3 की यूनिट 2 रिसर्च प्लान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो चलते अपनी वीडियो पर आज की। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका इस यूनिट से कि सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम्स आती हैं उनके सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास। तो इनके हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सोर्सेज क्या होता है? बिजनेस प्रॉब्लम। अगर आपका कोई बिजनेस है, चाहे स्मॉल बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, चाहे आपका मीडियम साइज बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर आपकी डे बाय डे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। हो सकता है आपके पास अब रॉ मटेरियल चाहिए था, लेकिन आपका जो सप्लायर है वो आपको टाइम पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करता, तो ये भी एक बिजनेस प्रॉब्लम है। हो सकता है अब आपके जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो इतने बेटर नहीं है कि आप दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट को कम्पीट कर सकें, तो वो भी आपके सामने एक प्रॉब्लम है। अब आपकी कंपनी के अंदर मैक्सिमम वर्कर्स क्या थे, वो आपकी जॉब को क्विट कर कर जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? तो ये भी आपके पास बिजनेस प्रॉब्लम है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब किसी बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स क्या कहते हैं? बिजनेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है डे बाय डे प्रॉब्लम। डे बाय डे प्रॉब्लम्स की बात करें, मतलब वो प्रॉब्लम जो भाई हम डे बाय डे एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनके ऊपर भी रिसर्च करी जाती है कि उन प्रॉब्लम्स को किस तरह दूर किया जा सके। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल आपके लिए, कि अ पर्सन हु ट्रेवल इन सिटी बस एवरी डे फाइंड इट टू अ प्रॉब्लम टू गेट आउट टू बस। मतलब एक पर्सन है कोई, वो रोज बस में ट्रेवल करता है और उसने क्या देखा कि रोज बस के अंदर से एंटर करने में और बस से एंटर से बाहर होने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसने इसी के ऊपर एक नॉर्मल रिसर्च कर ली। डे बाय डे प्रॉब्लम थी कि बस में चढ़ना और उतरना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो उसने क्या देखा कि अगर एक क्यू सिस्टम, मतलब एक लाइन के थ्रू ही एक लाइन में पर्सन उस बस में चढ़े और दूसरी लाइन से पर्सन उस बस से उतरे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हमारी डे बाय डे प्रॉब्लम्स हो गई। नेक्स्ट आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब अब आपके टेक्नोलॉजी के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हो सकता है आपका जो कंप्यूटर है, आप हो सकते हैं 1990 का कंप्यूटर आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, तो आपने देखा कि आपकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है और आज 2021 आ चुका है। तो आपको भी अपने कंप्यूटर्स को चेंज करने की नीड है, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को चेंज करने की नीड है। लेकिन जब आप 2021 के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को लेके आओगे अपनी कंपनी के अंदर, तो आप देखोगे कि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कौन करेगा। क्या हमारे पास ऐसी ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके? उस टेक्नोलॉजी का हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमारे टेक्निकल चेंजेस के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका अनएक्सप्लोर्ड एरिया। अब बहुत सारे एक्सप्लोर्ड एरिया होते हैं मैक्सिमम। अगर आपके रिसर्चर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो आप डे बाय डे देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं, प्रॉब्लम तो आप फेस करते हैं लेकिन कभी भी उसको इतना से एक्सप्लोर नहीं करते। मतलब बिजनेस के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं अपने रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, उनकी प्रॉब्लम को भी इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम तो हो रही है लेकिन हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, जिनको हम कह सकते हैं एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश नहीं करते। तो यहाँ पर उन एरियाज को चूज जाता है, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ वन ऑन इंटरेस्ट। अब थ्योरी का मतलब, ऑन इंटरेस्ट का मतलब है, हो सकता है मुझे टेक्निकल में इंटरेस्ट है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसको दूंगा? टेक्निकल को दूंगा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को दूंगा, उनके ग्लिचेस को ढूंढूंगा, उनके प्रॉब्लम्स को ढूंढूंगा और उसके रिगार्डिंग ही अपनी थ्योरीज को डेवलप करूंगा। मतलब ऐसे एरियाज को मैं ढूंढूंगा अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को जिसमें मुझे खुद का इंटरेस्ट है। तो ये भी आपके लिए एक तरह से सोर्स बन जाता है, आपका खुद का इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के अंदर है, चाहे आप बात करें आपकी गारमेंट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, या आपकी बुक रीडिंग के अंदर, या मतलब किसी भी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, देखते हैं कि वो चीज़ कैसे बनी है। अगर वो ख़राब हो गई तो किस तरह रिपेयर किया जा सकता है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। मतलब ये आपका खुद का इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से भी आपके सोर्सेज आते हैं रिसर्च प्रॉब्लम्स के। नेक्स्ट आपका बुक थीसिस, डिसर्शंस, अब्स्ट्रैक्ट्स एंड आर्टिकल्स। तो जब आप बुक्स को देखते हैं, थीसिस देखते हैं, आर्टिकल्स देखते हैं या डिसर्शंस देखते हैं, तो इन सब में कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम दी गई होती है जो कि आपको असाइनमेंट के बेस में दी गई होती है, असाइनमेंट की तरह दी गई होती है।
कि अगर आप उन असाइनमेंट्स को सोल्व आउट कर दोगे तो हो सकता है आपको रिवॉर्ड दिया जाए या आपका नाम भी पब्लिश किया जाए उस किताब के साथ, उस मैगजीन के साथ या उस डिसर्शन के साथ। तो मतलब यहाँ पर जब हम अगर बुक्स को रीड करते हैं, थीसिस को रीड करते हैं, डिसर्शंस को रीड करते हैं, आर्टिकल्स को रीड करते हैं, तो वहाँ पर कई बार ऐसे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हमारी खुद की रिसर्च वर्क के लिए होते हैं। तो वहाँ से भी हम रिसर्च प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉलिसी प्रॉब्लम्स। पॉलिसी प्रॉब्लम की बात करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज मेजर्स गिव राइज टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। अब हमारी जो गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसीज आई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होएगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होएगा। तो रिसर्च का काम क्या होता है कि उन दोनों एस्पेक्ट को देखना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, मोनेटाइजेशन पॉलिसी आई या हमारी एलपीजी की पॉलिसी आई, तो जो भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं उन पॉलिसीज के आने के बाद उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट को रीड करना, एनालाइज करना, ये क्या होता है हमारा रिसर्च के थ्रू ही हमें इसका पता चलता है। तो ये भी आपका एक सोर्स हो गया रिसर्च प्रॉब्लम्स का। मतलब आपकी जो भी पॉलिसीज की प्रॉब्लम्स होती हैं या कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है तो क्या है आपके एक सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम का। लास्ट आपका डिस्कशन विद सुपरवाइजर्स एंड अदर नॉलेजमेंट पर्सन्स। अब कई बार ये भी दिखा जाता है कि अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी बिजनेस के अंदर बात कर रहे हैं, तो हम अपने एम्प्लॉय से, अपने सुपरवाइजर से या अपने नॉलेजेबल पर्सन से कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं। तो हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम थी, उसने हमसे शेयर करी, तो हम उसके ऊपर ये रिसर्च करने लग जाएं कि उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसका रीज़न क्या है, उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो ये कुछ हमारे पास सोर्सेज थे रिसर्च प्रॉब्लम्स के। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि पॉइंट्स टू बी कवर वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, कि किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाना चाहिए, मतलब पॉइंट्स टू बी कंसीडर जब हम किसी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो सबसे पहला है द टॉपिक सेलेक्टेड शुड बी ओरिजिनल और एटलीस्ट लेस एक्सप्लोर। जब हम किसी एरिया को डिस्कवर करें, सेलेक्ट करें अपनी रिसर्च के लिए, तो वो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। मतलब प्रॉब्लम कैसी हमारी, एक तो ओरिजिनल हो और दूसरी अनएक्सप्लोर हो, या कह सकते हैं लेस एक्सप्लोर हो हमारी जो प्रॉब्लम, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी सिग्निफिकेंस और सोशली रेलिवेंट एंड यूजफुल। अब हमारी जो भी प्रॉब्लम हो वो सिग्निफिकेंस हो, सोशली रेलिवेंट हो और यूजफुल हो, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम हो उसका इंपॉर्टेंस हो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, उसको सिलेक्ट करना चाहिए। थर्ड है, इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू द रिसर्चर एंड शुड फिट इन टू हिज एप्टीट्यूड। अब बात करें अगर कोई मैथमेटिशियन है, तो अगर कोई मैथमेटिशियन है और उसको हम कह दें कि आपको बायोलॉजी की रिसर्च करनी है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि हमारा जो भी पर्सन उस रिसर्चर है, उस रिसर्च को कर रहा है, वो रिसर्च का सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही हो, उसके एप्टीट्यूड में वो फिट होता हो, उसका इंटरेस्ट हो उस चीज़ के अंदर। अगर हम किसी मैथ के रिसर्चर्स को बोले कि आपको कोई मैथ की प्रॉब्लम को रिसर्च करनी है, तो उसको बहुत अच्छे से करेगा। लेकिन हम मैथ के रिसर्च को बोले, मैथ के टीचर को बोले कि आपको बायोलॉजी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, तो नहीं कर पाएगा, ना उसका रिसर्च इंटरेस्ट होएगा उसके अंदर। ये भी हमें देखना होता है। नेक्स्ट है, इट शुड बी फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ स्कॉलरशिप स्पेशलाइजेशन या रिसर्चर स्पेशलाइजेशन। अब जब भी हम रिसर्च करते हैं, जब आप पीएचडी करते हैं, तो आपको एक स्पेशलाइजेशन के अंदर ही आप रिसर्च करनी होती है। जैसे अगर कोई मार्केटिंग के अंदर करेगा तो मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन होगी, अगर कोई फाइनेंस में करेगा तो उसकी फाइनेंस के अंदर रिसर्च होगी, अगर कोई वर्क फोर्स के अंदर बात करेगा, कोई लेबर के अंदर वर्क बात करेगा, तो मतलब हम एक स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं और हमारी रिसर्च उसी के बारे में होनी चाहिए जिसके बारे में कि हमारी रिसर्चर्स की स्पेशलाइजेशन होती है। अब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट तो आपका रिसर्चर तो मार्केटिंग का था और आपने उसको बोल दिया कि आप जाके फाइनेंस की रिसर्च करिए, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट शुड कॉरस्पॉन्ड टू द रिसर्च एबिलिटीज बोथ एक्वायर्ड एंड एक्वायरेबल। हमारी जो रिसर्च की एबिलिटीज़ होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, वो हमारी रिसर्चर्स की एबिलिटीज़ के ऊपर होनी चाहिए कि कौन सी उसने एक्वायर कर रखी है और कौन सी एक्वायर कर सकता है। ये हम कोई उसे एक ऐसी रिसर्च नहीं देंगे जो कि वो एक्वायर ही ना कर सकता हो। अब यहाँ पर आप विजुअली चैलेंज की बात करेंगे, वीसी स्टूडेंट्स की बात करेंगे। आप वीसी स्टूडेंट्स को आप बात रिसर्च दे दो कि आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, देख कर और फिर उसकी रिसर्च तैयार करनी है। लेकिन जो देख ही नहीं सकता, उस चीज़ को एक्वायर ही नहीं कर सकता, वो उस रिसर्च को कैसे कंप्लीट करेगा, उसकी एबिलिटी ही नहीं है उस चीज़ को करने की। तो हमें वो चीज़ भी उसके जो रिसर्चर्स हैं उसकी एबिलिटीज़ को भी फोकस करना होता है, कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट है, इट शुड बी बिग इनफ टू द रिसर्चेबल एंड स्मॉल इनफ टू बी हैंडल।
अब वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जिसको हमारा रिसर्चेबल जो हो सकता है, जो रिसर्चर हो उसको ईजिली कर सके, और इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी छोटी होनी चाहिए, उसका साइज़ की बात करी गई यहाँ पर कि वो इतना होना चाहिए कि हमारा जो रिसर्चर है उसको ईजिली कंप्लीट कर सके, उसका टाइम पीरियड हो, उसका जो टॉपिक हो, उसका जो कंटेंट हो, मतलब ये सब उसको ईजिली अवेलेबल हो सके, उसको उस पूरी रिसर्च को कंप्लीटिव अकेले कर सके अपनी एक्वायर्ड स्किल्स के साथ। नेक्स्ट है इट शुड बी क्लियर फोकस और ऑब्जेक्टिव। अगर हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर फोकस होना चाहिए कि हमें फाइनली उस डेस्टिनेशन तक ही जाना है उसे शुरू करते हुए। आपने जैसे आप ये करते हैं कि आप घर से तो निकल दिया, आपके पास आगे जाके बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपको किस रास्ते पे जाना है, तो आप कहीं ना कहीं एक एमलेस हैं। आप इस रास्ते पे जाएंगे, सोचेंगे शायद इस पे गलत आ गया, तो वापस जाके फिर किसी दूसरे पे जाएंगे। लेकिन अगर अभी मैं आपको बोल दूं कि आपको इस डेस्टिनेशन तक आना है, आपका ऑब्जेक्टिव यही है, तो आप डायरेक्टली इसी रास्ते को लेकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो जो भी आपकी रिसर्च होती है उसका आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका क्लियर फोकस होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए। नेक्स्ट है द फीजिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च ऑन द सिलेक्टेड प्रॉब्लम शुड बी चेक अगेंस्ट द फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ कंसिडरेशन भी करनी होनी चाहिए उसके रिसर्च के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं कि सूटेबल डाटा उसके लिए अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है, वेदर इट इज़ एक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पोंडेंट। अब उस डाटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब डाटा तो अवेलेबल है, लेकिन अगर हम उस डाटा को एक्सेस ही ना कर पाए तो वो डाटा हमारे किस काम का। नेक्स्ट है वेदर कोऑपरेशन विद द फोर्थ कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पोंडेंट। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च कर रहे हैं, क्या हमारे साथ वो कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका कोऑपरेशन हमारे साथ है या नहीं है। व्हाट आर द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड हाउ दे आर अवेलेबल। अब हमें इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है और वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, और अवेलेबल है तो कितनी मात्रा में अवेलेबल है। वेदर द टॉपिक इज विद इन द रिसोर्सेज पोजिशन ऑफ द रिसर्चर। अब हम देखेंगे कि हमारा जो भी टॉपिक्स हैं वो हमारे रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है हमारे रिसर्चर्स के पास, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब उसके पास मैन पावर है नहीं है, उसके पास मनी है नहीं है, फाइनेंस है नहीं है। इसीलिए जब भी अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको मंथली एक स्टाइफंड दिया जाता है 32-35,000 का, जिसके थ्रू कि आप आपकी जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट होती है किसी रिसर्च के लिए, उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। और लास्ट होता है इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द टाइम लिमिट परमिशेबल। आपको अपनी रिसर्च एक कंप्लीट टाइम के अंदर ही कंप्लीट करनी होती है, एक फिक्स टाइम के अंदर कंप्लीट करनी होती है। अगर आप पीएचडी की बात करें तो आपको 5 ईयर दिए जाते हैं किसी भी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, और मिनिमम टाइम आपके पास 3 ईयर होता है। मतलब एक टाइम बाउंडेशन दे दी कि 5 साल के अंदर आपको जमा ही करनी है अपनी थीसिस कंप्लीट कर। आपको अपनी रिसर्च मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल ले सकते हैं। अगर आपने उससे ज़्यादा लिया तो आपकी रिसर्च जो होती है वो पब्लिश नहीं होगी या उसको फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट कंसीडर करने होते हैं हमें अपनी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते टाइम। अब नेक्स्ट है आपका हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस होता क्या है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है हाइपोथेसिस क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हाइपोथेसिस की बात करें, हाइपोथेसिस अ टेंटेटिव सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन और अ गैस और assumption और अ proposition और अ स्टेटमेंट टू द प्रॉब्लम फेसिंग बाय द रिसर्चर। अब अगर कोई रिसर्चर है, उसने रिसर्च स्टार्ट करी, लेकिन वो एक एजम्पशन लेके चलता है कि जब मैं इस रिसर्च को कंप्लीट कर लूंगा तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब एक टेंटेटिव सॉल्यूशन लेके चलता है। हमारा एक टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, एक एक्सप्लेनेशन होती है, एक अजम्पशन होती है कि इस रिसर्च को करने के बाद मैं इस चीज़ को सोल्व आउट कर लूँगा। तो वही होता है हाइपोथेसिस। मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप जो अंदाज़ा लगाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, एक अनुमान लगाया जाता है आपके सॉल्यूशन के बारे में कि आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वही होती है आपकी हाइपोथेसिस। मतलब एक टेंटेटिव सॉल्यूशन आप अपने माइंड में डेवलप कर लेते हैं कि हाँ इसी तरह का मेरा सॉल्यूशन डेवलप होएगा, तो वही आपका हाइपोथेसिस कहलाता है। अब अगर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें, किस किस टाइप्स की हाइपोथेसिस होती हैं, तो कई टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। द पर्पस ऑफ द हाइपोथेसिस इज एक्सप्लेन अ सर्टेन फैक्ट। ऑल हाइपोथेसिस आर इन द वे एक्सप्लेनरी फॉर अ हाइपोथेसिस इज एडवांस only when we try to explain the observation fact. A large number of hypotheses are advanced to explain the individual fact in life.
ए थीफ्ट, अ मर्डर, एन एक्सीडेंट आर एग्जाम्पल। अब मतलब एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, अगर हम कोई थीफ देखेंगे, चोर देखें, तो उसके बारे में हम तुरंत अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या काम करता है, वो क्या कर सकता है। अगर हमने कोई मर्डर देखा तो मर्डर देखकर ही हम बता सकते हैं कि मर्डर को किस तरह किया गया होगा। पुलिस किसी घर में चोरी होती है तो वहाँ पर जाती है तो क्या देखती है, अगर वहाँ पर थीफ्ट आए थे और चोरी हुई है उस घर में, तो देखते ही तुरंत बता देगी कि यहाँ पर हो सकता है चोर आए थे, उन्होंने आपके लॉक को ब्रेक करा, फिर आपके जो भी लॉकर थे घर के उन सभी सामान को उठाया और आपके जो भी घर के पर्सन्स थे उन सभी को मार दिया या उनके ऊपर अटैक करा। नॉर्मली इन चीज़ों की हम एक कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन देते हैं अपनी हाइपोथेसिस की, मतलब हमने उस चीज़ को देखा नहीं है लेकिन एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें, तो वो था आपका हाइपोथेसिस एक्सप्लेनेटरी। दूसरी होती है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। समटाइम्स रिसर्चर्स कम अक्रॉस अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, he doesn't understand the relations among the observation fact, but how to account for these facts? The answer is a descriptive hypothesis. A hypothesis is a descriptive when it based upon the point of resemblance of some things. मतलब जब आपके पास एक एग्जैक्ट डाटा ना हो लेकिन आप दो या दो से ज़्यादा फैक्ट्स को कंप्लीट कर कर उनको असेंबल कर कर किसी एक फैक्ट को डिस्कवर करें। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया था, आपकी लास्ट क्लास में बताया था आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आपके मोर्टल के ऊपर, कि ऑल मैन आर मोर्टल, और दूसरी स्टेटमेंट थी कि शायद राम इज मोर्टल। तो हमने इससे क्या हाइपोथेसिस करी थी कि हमारा जो राम है ये भी मोर्टल होएगा, राम इज मैन, सॉरी। तो हमने इस दोनों अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, अपनी स्टेटमेंट के हिसाब से हमने एक फाइनली हाइपोथेसिस डेवलप किया, इसको डिस्क्राइब किया कि अब जो राम है वो भी मोर्टल होएगा। इस तरह नेक्स्ट है आपका एनालॉजिकल हाइपोथेसिस। जब हम एनालॉजिकल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह हम अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब व्हेन वी फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस ऑन द बेस ऑफ सिमिलैरिटीज, मतलब हम सिमिलैरिटीज के बेस पर कोई हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनालॉजिकल हाइपोथेसिस। इट इज़ कॉल्ड एन एनालॉजिकल हाइपोथेसिस, तो मतलब इसको हम क्या कहते हैं, एनालॉजिकल। जैसे हम देखते हैं फैमिलीज विद हायर अर्निंग इन्वेस्ट मोर सरप्लस इनकम ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमने क्या देखा, हमने 2 या 4 पर्सन्स को ऑब्जर्व किया, एक सिमिलैरिटी देखी कि अगर कोई पर्सन उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम किसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर अपनी अर्निंग को इन्वेस्ट करेगा। तो हमारी हाइपोथेसिस ये है एक एनालॉजिकल हाइपोथेसिस कि हमने उनकी सिमिलैरिटी को देखा, उसके बाद एक अजम्पशन तैयार कर दी हमने कि अगर कोई हायर अर्निंग पर्सन है, कोई फैमिली हायर अर्निंग है, तो अपना मैक्सिमम इन्वेस्ट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ही करेगी। नेक्स्ट आपका वर्किंग हाइपोथेसिस। वर्किंग से आप क्या समझते हैं, मतलब जो काम अभी हो रहा है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। हो सकता है आपने कोई हाइपोथेसिस करी, आपने किसी डाटा को कलेक्ट करा, लेकिन उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद भी आप कोई एक हाइपोथेसिस नहीं दे पाए, मतलब आप ये नहीं कह सके कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो उस कंडीशन में वो आपके लिए फेलियर थी, या मतलब अभी ऐसी कंडीशन नहीं थी आपके पास कि उस डाटा के थ्रू, उस एक्वायर्ड नॉलेज के हिसाब से आप किसी डाटा को आगे दे सकें या अपने किसी एक रिजल्ट को बता सकें। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उस हाइपोथेसिस को फर्दर आगे मूव कर देते हैं कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब अभी हमारी वो हाइपोथेसिस कंप्लीट नहीं हुई है और हम उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मूव कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस। इसके अंदर आप देखते हैं कि जैसे अगर आपका कोई कोर्ट केस होता है, अगर उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आता तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे जो जजेस होते हैं उसको आगे फर्दर किसी नेक्स्ट डेट पर मूव ऑन कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वर्किंग हाइपोथेसिस होती है। मतलब अभी उनके पास जो भी एविडेंस थे उसके थ्रू एक फाइनल डिसीजन को नहीं दे सकते, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो उसके लिए वो फर्दर डेट्स को डिफाइन कर देते हैं, बोल देते हैं कि इसके ऊपर अभी आपको और इन्वेस्टिगेशन करनी है और अपने प्रूफ्स लाइए, एविडेंस लाइए, उसके बाद ही हम किसी एक फाइनल पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां पर आप अपने इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट को दे सकें, आपको एक एजम्पशन निकाल सकें इसके रिजल्ट का, तो वो होती है वर्किंग हाइपोथेसिस। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जब आप एक्वायर्ड नॉलेज के हिसाब से कोई भी हाइपोथेसिस नहीं दे सकें और ना ही कोई नया हाइपोथेसिस वहाँ से आप डेवलप करें, तो वहाँ पर आप उस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर आगे मूव ऑन कर देते हैं, कह देते हैं कि अभी इसके ऊपर और वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो होती है आपकी हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आपकी नल हाइपोथेसिस। अब नल की बात करें, नल का मतलब क्या होता है, जीरो, मतलब जिसका कोई भी वैल्यू ना हो।
तो आपने कोई हाइपोथेसिस करी, आपने सैम्पलिंग रिसर्च करी, आपने सैंपल कलेक्ट करे, उनसे आपने डाटा कलेक्ट किया, लेकिन आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी, क्या हुआ, आपकी रिक्वायरमेंट उस सैम्पलिंग से कलेक्ट नहीं हो पाई, पूरी नहीं हो पाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो उस डाटा के थ्रू कंप्लीट नहीं हो पाई, या वो आपके फेवरेबल नहीं थी। मतलब आपको जिस फेवर में डाटा चाहिए था वो डाटा उस फेवर में था ही नहीं, अनफेवरेबल डाटा। मतलब तो जो हमारा अनफेवरेबल डाटा होता है उससे जो हम हाइपोथेसिस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नल हाइपोथेसिस, क्योंकि उसके हम वो असम्पशन, वो रिजल्ट नहीं निकाल सकते जो हम निकालना चाहते थे। तो उस कंडीशन में उसको रिजेक्ट कर देते हैं और हम कहते हैं कि आप इसको नेक्स्ट टाइम दोबारा से तैयार करिए और इसको कुछ मॉडिफिकेशन करिए, या इसको फिर से रिस्ट्रक्चर, या उसको कह सकते हैं चेंज करके लेकर आइए। मतलब जिस हाइपोथेसिस से, जिस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम अपने फेवरेबल आउटकम्स को ना पा सकें, अपने फेवरेबल आउटकम्स के बारे में डाटा को कलेक्ट ना कर सकें, पब्लिश ना कर सकें, रिपोर्ट तैयार ना कर सकें, तो वो होता है आपका निल हाइपोथेसिस। और लास्ट होता है आपका स्टैटिकल हाइपोथेसिस। अगर स्टैटिक्स की बात करें तो कैसा होता है, मतलब इसमें आपकी जो भी टर्म्स होती है वो मेजरेबल टर्म्स होती हैं। मतलब आप कोई मेजरेबल टर्म्स के बारे में हाइपोथेसिस देते हैं तो वो आपकी कहलाती है स्टैटिक्स हाइपोथेसिस। एग्जांपल ले सकते हैं आप इसके अंदर, द मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 70%, द एवरेज लाइफ ऑफ एन द ट्यूब लाइट इज 2000 हावर्स। तो आपने क्या करा, आपने एस्टिमेट किया किसी के बारे में, उसकी मेजरेबल टर्म्स के बारे में, कि अगर किसी का मार्केट शेयर है तो उसका कितना मार्केट शेयर, 70%। मतलब इसको भी आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मतलब सॉरी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ट्यूब लाइट की आपने जो वर्किंग टाइम बता दिया, लाइफ टाइम उसकी बता दी, वो 2000 आवर्स बता दिए। ये भी कह सकते हैं अगर एक पेन है तो मैक्सिमम वो 20 पेज को लिख सकता है, 20 पेज तक खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये क्या है, आपकी स्टैटिकल हाइपोथेसिस। मतलब इसके अंदर हमारे पास जो भी डाटा होता है उसके थ्रू हम किसी ना किसी क्वांटिटेटिव डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी आपकी हाइपोथेसिस की टाइप्स। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया फॉर वर्केबल हाइपोथेसिस, कि मतलब अगर आप कोई वर्केबल हाइपोथेसिस डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किस तरह क्राइटेरिया होने के बाद भी आप उस हाइपोथेसिस को कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्राइटेरिया होना चाहिए, अ हाइपोथेसिस शुड बी एम्पेरिकल वेरीफेबल। मतलब वेरीफिएबल मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकें अपने एविडेंस से, अपने ट्रस्ट से, या आपके पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनके थ्रू। मतलब सबसे पहला क्या है, आपकी जो वो हो हाइपोथेसिस वो वेरीफाई हो सके। वेरीफाई कैसे होगी, आपके पास फैक्ट्स होंगे, आपके पास डाटा होंगे, आपके पास इंफॉर्मेशंस होगी। तो जिस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकें उसी चीज़ की आपको हाइपोथेसिस करनी चाहिए, मतलब वही आपकी वर्केबल हाइपोथेसिस होगी। नेक्स्ट है, अ हाइपोथेसिस शुड बी रेलिवेंट। द पर्पज ऑफ द फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस ऑलवेज एक्सप्लेन सम फैक्ट्स इट प्रोवाइड टू आंसर टू द प्रॉब्लम विच इनिशिएटेड द इंक्वायरी। हाइपोथेसिस से मतलब आपको उसी सॉल्यूशन की हाइपोथेसिस देनी चाहिए जो कि आपके पास कोई कह सकते हैं प्रॉब्लम हो, और उस प्रॉब्लम को आप रियलिटी में, या कह सकते हैं सोल्व कर सकें उस प्रॉब्लम को। हो सकता है आपके मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप इसके बारे में हाइपोथेसिस करेंगे कि रीज़न क्या है। हो सकता है हम बहुत ज़्यादा बल्क में एक्वायर कर रहे हैं तो वहाँ पर ख़राब हो जाती है क्वालिटी उसकी, या हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अच्छा प्रोडक्ट हमें ना दे रहा हो। तो मतलब हमारा जो भी हाइपोथेसिस होता है एक रेलिवेंट होनी चाहिए। हम ये नहीं किसी भी चीज़ के ऊपर हाइपोथेसिस करने लग जाएं, एक पर्पस होना चाहिए उस हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का हमारे पास एक। थर्ड है, हाइपोथेसिस मस्ट बी प्रेडिक्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी पावर। अब जो भी हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं वो प्रेडिक्टिव होनी चाहिए और एक्सप्लेनेटरी पावर होनी चाहिए। मतलब कोई हम ऐसी हाइपोथेसिस ना डेवलप करें कि जिसको हम प्रेडिक्ट ही ना कर सकें, उसको एक्सप्लेन ही ना कर सकें। अब कहने के लिए हम कह दें कि टाइम मशीन, मैं तो कल टाइम मशीन का यूज़ करूँगा, और टाइम मशीन की बात कर दें कि 10 साल बाद टाइम मशीन डेवलप हो जाएगी, 10 ईयर्स के बाद। तो कि ये क्या, ये हाइपोथेसिस आपकी प्रेडिक्टेबल है या एक्सप्लेनेटरी पावर है इसके पास? नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा इसमें अंदर फैक्ट ही नहीं उठाया जिसका कि हम हाइपोथेसिस लगा सकें, जो प्रेडिक्टेबल हो, जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो हमारी जो भी हाइपोथेसिस होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसका हम प्रेडिक्ट लगा सकें, जिसका अंदाज़ा लगा सकें,
और अंदाज़ा किस चीज़ का हम कैसे लगाएंगे, जब हमारे पास उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई फैक्ट्स अवेलेबल हो, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, जिसका कोई हमारे पास ओरिजिनल स्कोप हो, ये सभी चीज़ें हों। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस मस्ट फर्निश अ बेस फॉर डिडक्टिव इन्फ्रेंस और कंसिक्वेंसेस। अब आपकी जो हाइपोथेसिस होती है, आप एक सीक्वेंस को फॉलो कर कर ही किसी हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं। हो सकता है आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन थी, तो इन्वेस्टिगेशन में आप फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हैं? सबसे पहले आप उस जगह को इन्वेस्टिगेट करोगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप उसके बाद कहना कह सकते हैं वहाँ के आपके जो भी एविडेंस है, अब उन एविडेंस को चेक करोगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी आपने जिन भी लोगों को अरेस्ट करा है उनसे आप बातें करेंगे, उनको इंटेरोगेट करेंगे। उसके बाद आप उनकी जो भी कह सकते हैं कोर्ट में उनको कोर्ट के सामने उनको पेश करोगे। मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो कर कर, एक डिडक्टिव इन्फ्रेंस का यूज़ कर कर ही हम किसी हाइपोथेसिस को फर्निश कर सकते हैं। तो आपको देखना होता है कि आप इन कॉन्सिक्वेंस को, इन डिडक्टिव इन्फ्रेंस को ही यूज़ करें, वन बाय वन स्टेप्स को पास करें, जिसके थ्रू कि आप नॉन टू अननोन की तरफ जा रहे हैं। कि जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी हाइपोथेसिस, तो वहाँ पर हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम फाइनल में अपनी हाइपोथेसिस देते हैं तो उसके बारे में हम कुछ जानते तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी एक कह सकते हैं अननोन चीज़ के बारे में एब्सोल्युटली नॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये कैसे होगी? जब हम स्टेप बाय स्टेप उस हाइपोथेसिस की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट है, अ हाइपोथेसिस डज नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेडिशनली स्टेब्लिश्ड नॉलेज। अब आपके पास जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है, आपकी हाइपोथेसिस कभी भी उस नॉलेज का अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए। मतलब हमारे पास जो भी थ्योरीज है, जो भी लॉज है, जो भी नॉलेज है, उनके अगेंस्ट हमारी हाइपोथेसिस नहीं जानी चाहिए। नेक्स्ट है, अ हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल। अब आपकी जो भी हाइपोथेसिस हो वो एकदम सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स ना हो। क्योंकि अगर आपकी हाइपोथेसिस सिंपल है तभी आप उसको दूसरों को एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको कोई भी इजीली समझ नहीं पाएगा। अगर कोई समझ नहीं पाएगा आपकी हाइपोथेसिस को, तो वो आपके लिए कभी भी काम की नहीं होएगी। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड सर्टेन। इट इज़ डिजायरेबल दैट द हाइपोथेसिस मस्ट बी सिंपलर और स्पेसिफिक टू द पॉइंट। अब आपकी जो हाइपोथेसिस हो, मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं, अपने पद से डाइवर्ट हो रहे हैं बार बार। आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और आपने उस गोल के लिए किस तरह की हाइपोथेसिस को डेवलप करना है वो आपको एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अ हाइपोथेसिस शुड बी रेलिवेंट टू अवेलेबल टेक्निक्स। और आपकी हाइपोथेसिस है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? अवेलेबल टेक्निक्स के रिगार्डिंग। मतलब आप कोई ऐसी हाइपोथेसिस की बात ना करें जिसको टेस्ट ना किया जा सके, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास टूल्स टेक्निक्स ही अवेलेबल ना हो। हाइपोथेसिस को हमें इस तरह फॉर्मुलेट करना चाहिए जिसको कि बाद में उसको हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, हमारे पास जो मेथड्स हैं, उनके थ्रू उसको वेरीफाई किया जा सके, उसको चेक किया जा सके। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है वर्किंग हाइपोथेसिस के लिए। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर कर कर आप एक वर्किंग हाइपोथेसिस को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कि यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि मतलब हाइपोथेसिस का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला इसका यूज़ है, इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मैनी ऑफ रिसर्च वर्क। क्योंकि हम कोई भी रिसर्च वर्क करते हैं तो हम एक फाइनल रिजल्ट सोच के चलते हैं कि हमारे इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा। तो कह सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे रिसर्च वर्क का। सेकंड है, इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑन विच द प्रोसीड। जब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा रिजल्ट ये आएगा, तो उसके हिसाब से ही हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। जैसे अगर आप बात करते हैं, आपका स्कूल का फर्स्ट डे है और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फर्स्ट आना है। मतलब आपने अपने फाइनल रिजल्ट को डिसाइड कर लिया आपको फर्स्ट आना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप फर्स्ट किस तरह आओगे, स्टडी कर कर, रिविज़न कर कर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को टाइम देकर। तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है अपने हाइपोथेसिस को डिसाइड करने के बाद। थर्ड है, इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड कलेक्टिंग पर्टेंट फैक्ट्स। अब जब हमारे पास एक हाइपोथेसिस होता है कि हाँ मैं इस साल के आखिरी तक फर्स्ट आ जाऊंगा, तो हमें पता होता है कि अब हमें किस तरह के डाटा को कलेक्ट करना है, किस तरह के डाटा को सेलेक्ट करना है। हम खेलने के टाइम को, अपने जो प्ले टाइम होता है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे, स्टडी टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे, अपनी बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इंटरनेट अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी अपनी जो स्टडी मटेरियल होता है उसी को एनालाइज करेंगे, तो ये सब भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ एन एड टू एक्सप्लेनेशन।
हाइपोथेसिस के थ्रू ही आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपके पास जो डाटा होता है, आपके पास जो नॉलेज होती है, उसके बिहाफ पर ही हाइपोथेसिस का यूज़ करते हैं। तो हाइपोथेसिस से ही आप किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन। हाइपोथेसिस की हेल्प से ही आप किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन टेस्टिंग थ्योरीज। हाइपोथेसिस की हेल्प से ही आप थ्योरीज को टेस्ट कर सकते हैं। अगर थ्योरीज अपने फेवरेबल रिजल्ट को दे रही है फिर थ्योरी सही है, लेकिन अगर थ्योरीज में जो बताया गया है और उसका जो रिजल्ट आया है, आउटकम आया है, वो उस रिजल्ट से अलग है, तो वहाँ पर थ्योरीज गलत है। तो हाइपोथेसिस की हेल्प से हम किसी भी थ्योरीज को टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उससे रेलिवेंसी को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट वर्क्स एज द बेसिस फॉर फ्यूचर नॉलेज। और हमारे फ्यूचर नॉलेज का एक तरह कह सकते हैं एक बेस होता है, बेस की तरह काम करता है हमारे फ्यूचर नॉलेज के। कि फ्यूचर नॉलेज क्या होता है, हमारी हाइपोथेसिस ही हमारी फ्यूचर नॉलेज होती है, कि हमने फ्यूचर के नॉलेज का अभी प्रेजेंट में प्रेडिक्ट कर लिया है, अंदाज़ा लगा लिया है। तो उसके लिए क्या काम करते हैं, हमारा हाइपोथेसिस हमारा एक बेसिक काम करता है, बेस का काम करता है हमारे फ्यूचर नॉलेज को गेन करने में। नेक्स्ट अब आपका रिसर्च डिजाइनिंग, कि रिसर्च डिजाइनिंग होता क्या है। तो रिसर्च डिजाइनिंग इज ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज रिसर्च आउटलाइन, प्लान और ब्लूप्रिंट। तो रिसर्च डिजाइन को हम क्या क्या कहते हैं, रिसर्च आउटलाइन कहते हैं, प्लान कहते हैं और ब्लूप्रिंट कहते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी वर्क करना है तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी काम को करने का। आपको एक टेबल को मैन्युफैक्चर करना है तो सबसे पहले आपके पास एक ब्लूप्रिंट है कि सबसे पहले आपको वुडन लॉग्स चाहिए, उसके बाद फिर आपको उनकी कटिंग करनी है, फिर उनको आपको शेप देना है, उसके बाद आपको उनको असेंबल करना है। तो आपके पास मतलब एक ब्लूप्रिंट आ गया कि सबसे पहले आपके पास वुडन लॉग्स होने चाहिए, फिर आपको कटिंग्स करनी है, फिर उनको शेप्स देने हैं, फिर उनको असेंबल करना है। यही आपकी रिसर्च आउटलाइन, आपका प्लान होता है। आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप वुडन लॉग लाएंगे, उनके बाद उनकी कटिंग करेंगे, उनके बाद उनके शेप को कन्वर्ट करेंगे, फिर लास्ट स्टेप में आप उसको असेंबल करेंगे। तो यही होता है आपका रिसर्च डिज़ाइन। मतलब हमें पता होता है कि हमें किस स्टेप्स को फॉलो कर फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है। और फंक्शंस ऑफ अ रिसर्च डिज़ाइन, कि क्या फंक्शन होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। तो सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड द रिसर्चर्स विद अ ब्लूप्रिंट फॉर स्टडिंग रिसर्च क्वेश्चन। हमें एक तरह से ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर देता है कि हमें रिसर्च क्वेश्चंस को किस तरह एनालाइज करना है, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, तीसरा स्टेप या चौथा स्टेप। इन सभी के बारे में हमें कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हमारी रिसर्च डिज़ाइन। इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं। इट डिक्टेट्स बाउंड्रीज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी एंड इनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर टू चैनल हिज एनर्जिक इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब हमारे पास जो रिसर्च डिज़ाइन होता है हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देता है कि आपको इसी डायरेक्शन में काम करना है। तो उसके बाद हम अपनी बाउंड्री फिक्स कर लेते हैं कि अगर हमारे पास वुडन लॉग है तो उसके बाद हमें उसे कटिंग ही करनी है, ये नहीं कि हम उसको डायरेक्टली उसको असेंबल कर दें। हमें एक बाउंड्री मिल गई है कि हमें इस क्राइटेरिया के अंदर रहकर ही उस काम को करना है। थर्ड है इट इनेबल्स द इन्वेस्टिगेटर टू एंटिसिपेट पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टडी। अब इसके थ्रू रिसर्च डिज़ाइन के अंदर अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम किस तरह सोल्व आउट करेंगे, और हमारे पास जो भी रेलेवेंट डाटा होता है, रिसर्च डिज़ाइन होती है, रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ कर ही हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और लास्ट है द प्रॉब्लम द कॉमन फंक्शन ऑफ डिज़ाइन इज टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर एंड प्रोवाइडिंग आंसर्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। जब हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं उसके अंदर आपके सारे तरह से हम एक रफली एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि आपके सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हम किस तरह सोल्व आउट करेंगे। तो रिसर्च डिज़ाइन हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी, उनके आंसर्स को भी प्रोवाइड करती है हमारी रिसर्च डिज़ाइनिंग या रिसर्च क्वेश्चन। अब आपकी जो रिसर्च डिज़ाइन होती है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है नीड ऑफ द स्टडी, कि हम उस रिसर्च को क्यों कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम का नाम क्या है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमने जो हाइपोथेसिस डेवलप करी है हाइपोथेसिस क्या क्या है। स्कोप ऑफ स्टडी, अब हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका स्कोप क्या है, फ्यूचर में किस किस सेक्टर में उसको यूज़ किया जाना है। मेथड ऑफ कलेक्शन, अगर हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं।
सैम्पलिंग डिज़ाइन, अगर हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं तो हम सैंपल भी किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, रैंडम यूज़ कर रहे हैं, हम पार्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं या स्कैटरिंग यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे बहुत सारे पैटर्न होते हैं सैम्पलिंग के भी। तो किस डिज़ाइन का यूज़ कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टडी, हम किस तरह अपने रिजल्ट को, स्टडी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हमारे पास कितना फाइनेंशियल बजट है। रिव्यू ऑफ प्रीवियस स्टडीज़, कि जिस सब्जेक्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास प्रीवियस स्टडीज़ हैं नहीं है, उनको रिव्यू करना होता है। हमारी ऑब्जेक्टिव का, हमारी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस, सोर्सेज ऑफ डाटा, टूल्स एंड टेक्निक्स, डाटा एनालिसिस, टाइम एस्टिमेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंक्वायरी। तो ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी रिसर्च डिज़ाइन के। नेक्स्ट आपका पायलट स्टडी एंड प्री टेस्टिंग। तो अगर हम पायलट स्टडी की बात करें तो पायलट स्टडी इज़ अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द मेन स्टडी, मतलब मेन स्टडी से पहले उसके बारे में अपने आप को उनके पर्सपेक्टिव से, उसकी टेक्नोलॉजी के, उसके नॉलेज के बारे में अपने आप को फैमिलाइज करना ही हमारा पायलट स्टडी करता है। क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो हम कोई ना कोई एक एक्शन प्लान को तैयार करते हैं, जिसको फॉलो कर कर हम उस प्लान को, उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करेंगे। लेकिन जब हम एक्शन प्लान को सोल्व आउट करेंगे तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हमें नॉलेज की नीड होगी, हमें टेक्नोलॉजी की नीड होगी, या कह सकते हैं हमें इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, किस इन्वायरमेंट में उसे कंप्लीट करना है। लेकिन जब तक हम इन सभी चीज़ों से फैमिलाइज नहीं होंगे, नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से, इन्वायरमेंट से, हम उस रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एक स्मॉल स्टडी होती है कि हमारे पास जिस भी एरिया में हमें काम करना है, जिस नॉलेज को यूज़ करना है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जिस इन्वायरमेंट में रिसर्च करनी है, उन सभी से अपने आप को फैमिलाइज करना है, क्या कहलाता है, पायलट स्टडी। और अगर प्री टेस्टिंग की बात करें, प्री टेस्टिंग इज हॉल मार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। हमारी साइंटिफिक रिसर्च का एक हॉल मार्क होता है। तो प्री टेस्टिंग मीन्स ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और सैंपल रिस्पॉन्डेंट बिफोर फाइनलाइजिंग। अब हम किसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च के लिए, तो उसको फाइनल करने से पहले हम उसका एक ट्रायल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसका एक ट्रायल करते हैं कि जो हमने मेथड यूज़ किया है वो काम का है या नहीं है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो सक्सेस हो जाता है, उसके बाद ही हम उसको फाइनल बाहर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं, when some recipes are prepared, a sample is tested. Based on the correspondence are made, if you give a suit stitching to your tailor, you want to trial और प्री टेस्ट। तो इसमें आप ले सकते हैं, अगर आप कोई सूट सिलवाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो आपको पक्की, मतलब उसको परमानेंट नहीं सिलता, वो आपको क्या करता है, वो आपको बोलता है कि उसने एक कच्चे धागे से सिल दिया है, आप उसको आगे प्री टेस्ट कर ली, उसका आपको ट्रायल लेना होता है। जब आप उसके ट्रायल ले लेते हैं अपने कपड़ों का, उसके बाद क्या करता है, उसको फाइनल सिलाई उसकी करता है, मतलब उसको फाइनल करता है। तो वो आपके क्या होता है, प्री टेस्टिंग होता है। मतलब फाइनल रिजल्ट से पहले, फाइनल वर्क करने से पहले उसका हम एक ट्रायल ले लेते हैं कि क्या हम अपने फाइनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, इसे नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रायल के अंदर वो हमारे लिए सूटेबल होता है तो हम उस चीज़ को आगे फर्दर मूव कर देते हैं, नहीं तो उसको मूव नहीं करते। इसी तरह अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं तो आप क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में उसको प्रिपेयर कर देखेंगे। अगर स्मॉल अमाउंट में प्रिपेयर करने के बाद आपको टेस्ट अच्छा मिला, फिर तो आप उसको फर्दर मूव ऑन करोगे लार्ज एरिया में बनाने के लिए। लेकिन अगर आपको यहाँ पर टेस्ट नहीं मिला, उसके अंदर आपके हिसाब से नहीं बनी, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। मतलब आप उसी रिसर्च के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि आपके प्री टेस्टिंग में पास हो जाती है। तो ये थे आपकी पायलट स्टडी और प्री टेस्टिंग। तो ये आपकी यूनिट 2 खत्म होती है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।